सिद्धी जौहर। आदिल शाह का सारा दरबार एक साथ बोल पड़ा। अफजल खान वध और उसके पश्चात हुई हार से सिर्फ यही एक बंदा अब आदिल शाही की नाक बचा सकता है, ऐसा एक मत से सारे सरदार फरमा रहे थे। अली आदिल शाह को इस बात में सिद्धी जौहर की स्तुति कम और शिवाजी महाराज, सह्याद्री का पहाड़ और उसके आजू बाजू का जंगल इनके लिए डर ज़्यादा दिख रहा था। पर वो स्वयं सिद्धि से खुश नहीं था। अपने मालिक को मारकर ये सिद्धि जौहर स्वयं नेता बना था और इसी बात से आदिल शाह ना उससे खुश था, ना सिद्धि पर उसका विश्वास था। अली आदिल शाह के चेहरे पर अभी भी इस सुझाव से नाखुशी थी, पर और कोई सूरमा आगे भी नहीं आ रहा था। तभी अचानक एक हशम दरबार में आया और उसने काशीपंत तिमाजी के हाथ में एक खलीता अर्थात पत्र दिया। वो पत्र पढ़कर काशीपंत के चेहरे पर मुस्कान आई। उसने आदिल शाह को त्रिवार मुजरा कर कर पूछा, खाविंद, बोलने की इजाज़त? आदिल शाह ने नाखुशी से सिर्फ अपना हाथ उठाकर सम्मति दी। काशीपंत ने कहा, खाविंद, हम यहाँ सिद्धि जौहर के बारे में चर्चा कर रहे हैं और खुशखबर देखिए, उसी का खलीता आया है। बादशाह की मेहर नज़र उस पर हो, ऐसी उसकी ख्वाहिश है और बिनती भी। अब आदिल शाह का चेहरा खिल गया। उसके दरबार में कोई सरदार उस जहन्नुम में सीवा के सह्याद्री में जाने के लिए तैयार नहीं था और ये सिद्धि जौहर तो सामने से। आदिल शाह ने अपनी खुशी छिपाई और झूठी अकड़ चेहरे पर लाकर बोला, ठीक है, अगर वो चाहता है कि बादशाह की मेहर नज़र के काबिल वो बने तो उसे कहो सीवा का नामो निशान मिटा दे। उसे जवाब भेजो, कहो आदिल शाही में सूरमाओं की कमी नहीं, पर उस पहाड़ के चूहे का अगर वो सफाया करे तो हम हमेशा उस पर अपनी मेहर नज़र बख्शेंगे। उसे कहो इस बिनती के कारण आज हम उसे सलाबत खान ये किताब बख्शते हैं। उसे यहाँ बीजापुर बुलाओ। इतना कहकर बादशाह दरबार से उठकर चला गया। हो ना हो, आज बहुत दिनों बाद वो मन ही मन में खुश हुआ था। अफजल के वध के बारे में सुनकर अली आदिल शाह इतना उदास हो गया कि वो दरबार से उठकर चला गया और अपनी शैया पर सो गया। सभासद बखर कहती है, बड़ी साहिबा अर्थात अली आदिल शाह की माँ तो दुख से वही गिर पड़ी और उसने 3 दिन तक अन्न का त्याग कर दिया। रुस्तुम जमा, फाजल खान, सादात खान ये वापस उस पहाड़ी चूहे को पकड़ने और हराने जितनी जल्दी कोल्हापुर के लिए निकले, उससे भी जल्दी भागकर वापस विजापुर आ गए। ये हमने पिछले भाग में ही देखा। फाजल खान तो अब भागने में सबसे अधिक अनुभव संपन्न हो चुका था। अब अली आदिल शाह और बड़ी साहिबा दोनों को भूख ही नहीं लग रही थी। यत्र तत्र सर्वत्र शिवाजी महाराज ही दिख रहे थे। कितने दिन और अन्न ग्रहण नहीं करते बेचारे। बड़ी साहिबा ने फिर एक बार दरबार बुलाया। सारे अनुभवी पलायन वीर इकट्ठा हुए। सारी चर्चा के उपरांत एक नाम उभर कर आया, सिद्धि जौहर। जौहर अर्थात हीरा। जौहर सचमुच एक हीरा था। ये हबशी था, अर्थात आज के इथियोपिया से जो अफ्रीका में है वहां से आया था। जौहर एक कट्टर सिपाही, उतना ही ईमानदार और सबसे महत्वपूर्ण वो जिद्दी था। एक बार एक काम हाथ में लिया तो उसे पूरा करने की ठान लेता था और उसमें यशस्वी भी होता था। पर आदिल शाह को वो पसंद नहीं था। कहते हैं अपने मालिक को मारकर उसकी जगह पर वो विराजित हुआ था। इसी कारण ना तो जौहर आदिल शाह को पसंद था, ना बादशाह का उस पर विश्वास था। पर मरता क्या ना करता, उसके सारे सूरमा महाराज को पीठ दिखाकर आए थे। अब उसके पास और कोई विकल्प नहीं बचा था। ना खुशी से आदिल शाह कुछ कहता, इससे पहले दरबार में खड़े काशी पंत ने कुछ अर्ज करने की इजाज़त मांगी और कहा, खाविंद, खुश खबर, हम यहाँ जौहर की चर्चा कर रहे हैं और खुद जौहर का ही खलीता आया है। शिवचरित्र वृत्त संग्रह के अनुसार खलीते में लिखा था,
मैंने पहले बहुत सी घटिया करतूतें की हैं, जिसके लिए मेरे दिल में खेद है। यदि हजरत मेरी हरकतों को माफ़ी बख्शकर किसी मुहिम पर भेजेंगे, तो बादशाह के दुश्मनों का नामो निशान मिटा दूंगा। बादशाह के पेट में गुदगुदी होने लगी, पर यह खुशी उसने जताई नहीं और कुछ ज़्यादा ही अकड़कर जौहर को जवाब भेजा, जैसे ये मुहिम जौहर को सौंपकर बादशाह उस पर एहसान कर रहा था। शिवचरित्र वृत्त संग्रह के अनुसार पत्र में लिखा था, हमारी पनाह में ऐसे बहुत लोग हैं जो सिवा को नेस्तनाबूद कर सकते हैं, पर आपने दरख्वास्त की, इसलिए आपको मौका दिया जाता है। रत्ती जल गई पर बल नहीं गया। कर्नूल का शेर कहा जाने वाला सिद्दी जौहर थोड़ा सा संकोच कर, डर कर बीजापुर आया। यहाँ बादशाह ने तो उस पर खिल्लतों की बरसात की। उसे सलाबत खान ये किताब बख्शा, काशी पंत तिमाजी को दियानत राव ये किताब बख्शा। इस बार आदिल शाह ने अफजल से भी ज़्यादा फौज सिद्दी जौहर को दी। अलग अलग साधनों में ये संख्या अलग अलग है, पर पत्रसार संग्रह लेखांक 812 के अनुसार ये संख्या थी 20,000 घुड़सवार और 35 से 40,000 की पैदल सेना, अर्थात कम से कम 35,000 की पूरी सेना जरूर थी। सिद्दी जौहर के साथ जो सरदार इस मुहिम पर आए थे, उनकी सूची नीचे दी है। वो थे रुस्तुम जमा, सादात खान, सिद्दी मसूद, मुधोलकर, बाजी घोरपड़े, भाई खान, पीड नाइक, बड़े खान और इन सब के साथ फाजल खान तो था ही। शिवाजी महाराज को अपने गुप्तचरों से ये जानकारी पता चली। उन्हें अंदाजा था ही। वो तुरंत कोल्हापुर से नजदीक पन्हाड़गढ़ पर गए। पर पन्हाड़गढ़ ही क्यों? प्रतापगढ़ या राजधानी राजगढ़ पर महाराज क्यों नहीं गए? महाराज को पता था, जहां वो जाएंगे जौहर उनके पीछे आएगा, और जहां जौहर की सेना जाएगी, वहां जौहर की सेना प्रजा और प्रदेश को तबाह कर देगी। ये सोचकर स्वराज्य और आदिल शाही की सीमा पर जो पन्हाड़गढ़ है, उस पर जाना शिवाजी महाराज ने ठीक समझा। एक आदर्श राजा का कर्तव्य शिवाजी महाराज ने कैसे निभाया, ये यहाँ देखने मिलता है। 3 मार्च 1660 को महाराज पन्हाड़गढ़ पर आ गए। आदिल शाह ने एक और चाल चली। शिव भारत अनुसार आदिल शाह ने मुगल बादशाह औरंगजेब को एक खलीता भेजा और बताया कि शिवाजी भोसला नाम का बगावतखोर काफिरी सल्तनत की बुनियाद बनाने की कोशिश में है। हमने हमारी सेना भेजी है, आप भी आपकी सेना भेजें। औरंगजेब ने तुरंत अपने मामा शास्ता खान को शिवाजी महाराज पर भेज दिया। शास्ता खान की इस मुहिम का तफसील अगले भागों में आएगा, पर इतना पक्का था कि स्वराज्य पर 2 तरफा आक्रमण हुआ, जो नीचे दिए गए मैप में देखा जा सकता है। 3 मार्च 1660 को महाराज पन्हाड़गढ़ पर पहुंचे और आगे 3 या 4 दिनों में ही जौहर की सेना ने पन्हाड़गढ़ को घेर लिया। प्रत्यक्ष शिवाजी महाराज दुर्ग पर है, ये पक्की खबर जौहर के पास थी। शिव भारत अनुसार पन्हाड़गढ़ के पूरब की ओर से जौहर, फाजल खान, रुस्तुम जमा, बड़े खान, इन सरदारों ने दुर्ग को घेर लिया और पश्चिम से सादात खान, मसूद, बाजी घोरपड़े और भाई खान ने पन्हाड़गढ़ को घेर लिया। उत्तर और दक्षिण में भी जौहर ने सेना नियुक्त की। जौहर की आज्ञा थी कि चींटी भी अंदर घुस ना पाए और बाहर भी आ ना पाए। अफजल वध से अब सारे सावध हो गए थे। शिवाजी महाराज के साथ दुर्ग पर बाजी प्रभु देशपांडे, उनके बंधु फुलाजी, गंगाधर पंत, त्र्यंबक भास्कर, शिवा काशिर, ये सब थे। बाजी प्रभु की आयु 45 से 50 साल की थी। लंबा और भरीव शरीर, चौड़ी छाती, रोज कसरत करके कमाया हुआ शरीर, हृदय में भरा असीमित शौर्य और शिवाजी महाराज पर प्राणों से बढ़कर निष्ठा, ऐसे थे बाजी। शिवाजी महाराज और बाजी प्रभु इन्हें लग रहा था, कितने दिन ये जौहर और उसकी सेना खड़े रहेंगे। जहां घेरा डाल के बैठे हैं, वहां से आगे तो बढ़ नहीं सकते। जैसे ही बढ़ते, पन्हाड़गढ़ से तोपे अपना मुंह खोल दी और सैकड़ों हशम अर्थात सिद्दी के सैनिक अल्लाह को प्यारे हो जाते। महाराज को आशा थी उनका सेनापति नेतोजी पालकर, जिसे प्रति शिवाजी कहा जाता है, वो हर दिशा से गोरिल्ला वॉरफेयर से जौहर की सेना पर हमला करके उन्हें हैरान करेगा और आखिर में
महाराज के दो प्रिय मित्र, सह्याद्री का पहाड़ और उसमें होने वाली धुआंधार बारिश, जौहर और उसके सैन्यों को उनकी नानी याद दिलाएंगे। महाराज निश्चिंत थे। दिन आगे बढ़ते जा रहे थे। अचानक एक दिन जौहर की तोप से अलग आवाज निकलने लगी। महाराज ने अपने महल की खिड़की से देखा तो यूनियन जैक फड़काए कुछ ब्रिटिश अधिकारी तोपें दाग रहे थे। पन्हाड़गढ़ के ऊपर तो इन तोपों से कुछ नहीं फटा, पर महाराज का सर क्रोध से जरूर फटने लगा। ये था हेनरी रेविंगटन, ब्रिटिश अधिकारी। पत्रसार संग्रह लेखांक 812 और 815 कहते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के आदेश के लिए भी हेनरी नहीं रुका। इन भोले भाले ब्रिटिश व्यापारियों को 1.5 महीने पहले ही महाराज ने अभय दिया था। इस चालाक हेनरी ने सोचा, मुगलों से शास्ता खान और आदिल शाह से जौहर, बस अब शिवाजी तो खत्म, अब उससे क्यों डरे। आदिल शाह की मदद करेंगे तो आगे व्यापार भी बढ़ेगा। वैसे इन तोपों से पन्हाड़गढ़ का कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ, पर इन गोरे साहब के चांद सितारे इस घटना के कारण महाराज ने बहुत घुमाए। महाराज राह देख रहे थे नेतोजी पालकर की, अपने सेनापति की, पर वो कहाँ थे। शिवा भारत कहता है नेतोजी पालकर ने बीजापुर की ओर हमला किया। बीजापुर में सिर्फ 5,000 की फौज थी। इस बार बीजापुर पर हमला किया तो जौहर को राजधानी बचाने वापस आना पड़ेगा और महाराज छूट जाएंगे। ये नेतोजी का कयास था। पर बीजापुर में खवास खान ने नेतोजी को मुंह तोड़ जवाब दिया और नेतोजी को अपना इरादा बदलना पड़ा। वो राजगढ़ पर जीजाबाई से, अर्थात शिवाजी महाराज की मां से चर्चा करने आए। यहाँ कुछ और ही माहौल था। रानी जिजाऊ तैयार हो रही थी युद्ध के लिए। शिव भारत कहता है जिजाऊ ने नेतोजी और सिद्दी हिलाल को कहा, तुम दोनों बेशर्मों जैसे शत्रु से हार कर वापस आए। अब मैं स्वयं मेरे इकलौते पुत्र को छुड़ाने का प्रयास करूंगी और जौहर का सिर काट कर आऊंगी। नेतोजी और सिद्दी को शर्मिंदगी से मुंह कहाँ छुपाए ऐसा हुआ। उन्होंने पुनः पुनः माँ जिजाऊ को समझाया, विश्वास दिलाया और विनती भी की कि जब तक हमारी जान में जान है हम महाराज को कुछ भी नहीं होने देंगे और उन्हें सही सलामत छुड़ाकर लाएंगे। तब जाकर जीजा माता मान गई। नेतोजी पालकर, सिद्दी हिलाल और सिद्दी का पुत्र वावा खान, इन्होंने जौहर की सेना पर आक्रमण किया। उद्देश्य साफ था, जैसे ही इस हमले को रोकने जौहर अपनी सेना को घेरे से बाहर निकालता, महाराज अपनी सेना के साथ ऊपर से हमला करते और छूट जाते। पर जौहर कच्चा खिलाड़ी नहीं था। उसने घेरे को थोड़ा भी कमजोर नहीं किया और दुगनी सेना को नेतोजी और सिद्दी हिलाल पर भेज दिया। दुर्ग से महाराज को ये सब अपनी आंखों के सामने दिख रहा था, पर अंत में उन्हें बस पलायन करने वाले नेतोजी और सिद्दी हिलाल दिखे। सिद्दी का पुत्र वावा खान इसमें मारा गया। अब जून महीना शुरू हुआ। अब सह्याद्री की बारिश ये महाराज का आखिरी सहारा था। पर जौहर ने इस पर भी उपाय निकाला। जहां जहां घेरा था वहां उसने पहले से ही तिरपाल बिछा के रखी थी और छाते लगाए थे। अब धुआंधार बारिश में भी जौहर के सैनिक निश्चिंत खड़े थे। सिद्दी के सामने नेतोजी की शिकस्त हुई। सह्याद्री का पहाड़ भी झुक गया और वरुण राज की बारिश ने भी अपने शस्त्र रख दिए। महाराज को विश्वास हुआ ये सिद्दी जौहर नहीं, जिद्दी जौहर था। जौहर की लगन देखकर महाराज के मन में उसके लिए आदर बढ़ गया। अब जुलाई महीना शुरू हुआ। 4 महीने बीत गए। शास्ता खान अर्थात मुगलों ने पुणे की तरफ हमला किया था और सह्याद्री का बाग कर्नूल के शेर के घेरे में फंसा था। और एक दिन खत्म हो रहा था। महाराज पश्चिम की ओर हताश नजर से डूबते हुए सूरज को देख रहे थे। जौहर के चंगुल से निकलने की कोई तरकीब नहीं मिल रही थी। 1.5 रात सोचते सोचते महाराज की आंख कब लग गई पता ही नहीं चला। जब आंख खुली तब पश्चिम दिशा में धुंधला सा भगवा ध्वज दिख रहा था। जैसे जैसे सूरज चढ़ा वो ध्वज साफ दिखने लगा। वो था पन्हाड़गढ़ के पश्चिम दिशा के विशालगढ़ का ध्वज। अचानक महाराज की नजरें चमकी।
उन्होंने बाजी प्रभु, गंगाधर पंत सभी को अपने महल में बुलाया। महाराज ने कहा, पंत, खलीता तैयार करो, लिखो, शिवाजी शरण आ रहा है, बिन शर्त। सभी के चेहरे पर संभ्रम था। महाराज की नज़र अभी भी पश्चिम में विशालगढ़ पर गड़ी थी। बाजी प्रभु ने धाड़स करके पूछा, महाराज शरणागति, इससे अच्छा हो कि एक मुहिम। बाजी की बात आधे में रोककर महाराज बोले, बाजी, अब एक ही मुहिम। मुहिम विशालगढ़। सभी लोगों के चेहरे अभी तक संभ्रमित थे, पर महाराज को अब सारी चीज़ें साफ हो गई थी। वो फिर एक बार बोले, विशालगढ़, मुहिम विशालगढ़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।